फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ अभी पढ़ना वगैरह जो भी है। बट मेरे व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं। प्लीज़ आप यार ज़्यादा देखिए और मेरी मतलब इस नॉवल को थोड़ा सा प्यार दीजिए मेरे थ्रू, क्योंकि वही मेरी फ़र्स्ट नॉवल है आई नो। और मैं फ़र्स्ट नॉवल अपनी डाल रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा मतलब दिल करता है कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स और अच्छे से हों और मतलब लोग बाग मेरी वॉइस को प्यार दें, अच्छा मतलब बोलें। तो लाइक इसीलिए मैं सोचती हूँ और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है कि हाँ, मुझे भी नॉवल रीड्स करके आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए ऑडियो बुक में। तो हम स्टार्ट करते हैं। नॉवल गुनाहों का देवता, रिटन बाय धर्मवीर भारती, और हमारा ये पार्ट है 3rd। तो स्टार्ट करते हैं। चंदर और सुधा की कहानी। कपूर स्तंभ सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वह, लेकिन पटरी वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब पटरी की आंखें चमक उठीं और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, पटरी के ये गुलाब सार्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहट में पटरी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गईं और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा उसने, फिर तो कहो। उसने कहा, सॉरी, डिस्टर्ब हो गया। सॉरी 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 सॉरी। तो फिर हम कहाँ थे, क्या कहा उसने, फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सार्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली। बटरी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बटरी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बटरी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बटरी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं और कराहती हुई आवाज़ में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूँ। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बात नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बटरी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बटरी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बटरी की बातों पर ज़रा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चों की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे ज़रा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेज़ी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफ़रत है, शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफ़रत है और उस पर धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफ़रत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि इसके साथ बटरी की ज़िंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुझी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना ज़रूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उसे नफ़रत नहीं करती हूँ, इसलिए मैं किताबों से नफ़रत करती हूँ। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, इसलिए मैं किताबों से नफ़रत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसे उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बटरी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेट खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना।
अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ ज़रूर आएँ। आप कभी चलिए वहाँ उनकी लड़की है। आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचने चली तो देखा बटरी एक चमेली के झाड़ में टहनियाँ हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा, उसने तुम्हें याद है वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छुपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बटरी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर से ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफ़ी बाहर देहात का सा नज़ारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जे के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लंतरें उजली रहती थीं। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बॉस के झाड़ के पीछे किस चीज़ के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है और करोंदे के झाड़ के पीछे एक साही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काज़मी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, ये शहर की मशहूर शायरा थीं। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसू और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पति देव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास फूल, लतर और शायरी का शौक गेसू ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसू घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिष्क्रमण और उसके बाद लंतरों की छाँ में जाकर ध्यान योग्य की साधना में उसकी एकमात्र साथी थी सुधा। आम की घनी छाँ में हरी भरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उसके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसू सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कहाँ कड़ा बनवाया है, ये सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसू शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर ना होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसू अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद्रशेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लंतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से ना जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं के डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसू हर चीज़ का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज़ को पसंद करना या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, ये गेसू खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी। उसकी
उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी। अंततः उसकी ज़िंदगी में काफ़ी व्यवहारिकता और यथार्थ था, लेकिन सुधा जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी, वह भी पिछले 2 साल में। तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामी बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थीं, और इसलिए आज सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामिनी ने हंसकर प्रभाव से कहा, लो चंदा, सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था, और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाँह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, ज़रा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर लें, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई, तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी। आओ चलो देखें, लतर में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है। कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बाट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खानपान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए उसी पर निगाह लगाए वे बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है, रोग की हालत में वह खुश्क होता है और गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरु जी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, वॉट टॉक ऑफ गांधी, आई वॉन्ट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास। गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई ऐसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गईं और मेज़ पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कहानी मारकर गेसु से कहा, कुहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खा कर मोटे हो। मिस उमालकर के घंटे में गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वे समझ गए ये शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे का साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ। मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो। कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से से लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम? और सुधा, गेसु सन,
अच्छा, तुम दो क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारी गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। येसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है तो चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा की पीछे पीछे चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खतवत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। येसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही येसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी और गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और येसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले चतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। सॉरी टू से, ये थोड़ा अच्छा था, मतलब लाइक येसु ने एक शायरी भी सुनाई दी चलते चलते कि लाइक बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, और ये बाहर जाके खेल रही हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। स्टार्ट करते हैं। सॉरी। बड़ी खुशनुमा दोपहर थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झांके गेसू की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आँख मिचोली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूपहले बादल उड़ रहे थे और ज़मीन पर बादलों की सांवली छाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा का ही हो जाता था, और जहाँ जहाँ बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहाँ वहाँ घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छा किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। येसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेणी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वह मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ लुफ्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। वाह। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह हटाई। बस एक करुण सनपीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोल पड़ी।